दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विटामिन का छठा भाग। जैसा कि प्रारंभ से हम लोग हर विटामिन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो वीडियो के पांचवें भाग तक आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने विटामिन सी की चर्चा कर ली है। आज हम लोग को चर्चा करना है इस वीडियो में विटामिन बी की। तो सबसे पहले बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया था कि विटामिन घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो भाग में बटा होता था, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन होते थे ए, डी, ई और के होते थे, और जल में घुलनशील जो विटामिन था, वसा में जो घुलनशील विटामिन था वो कौन कौन सा था? ए था, डी, ई और के था। और अगर हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो बी और क्या था? सी था, जिसमें हम लोग विभिन्न पार्ट्स में ए, डी, ई और के का अध्ययन कर लिया है। और पिछले जो पांचवा भाग था वीडियो का, उसमें हम लोगों ने विटामिन सी का भी अध्ययन कर लिया, जो कि काफी छोटा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन किसका? बी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विटामिन बी के बारे में। तो आते हैं सबसे पहले दोस्तों, विटामिन बी को मैंने लास्ट में इसलिए पढ़ाया या पढ़ा रहा हूं कि विटामिन बी जो है ना कॉम्प्लेक्स विटामिन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ हेडिंग बनाते हैं क्या? विटामिन बी। क्या? विटामिन बी। तो सबसे पहले पूछा जाए कि विटामिन बी है क्या, तो हम लोग देखते हैं ना कि विटामिन बी जो है ना, इसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ए, बी, सी, डी, ई, के इन सब में कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा है, तो बी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स विटामिन। अब बात आती है कि सर व्हाई आर यू टेलिंग इट दैट इज अ कॉम्प्लेक्स विटामिन? क्यों इसे कॉम्प्लेक्स विटामिन कहा जाता है? क्योंकि जो विटामिन बी है उसमें विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं, जटिल होता है ये। अब देखते हैं कैसे। क्योंकि जो विटामिन बी है वो पाया जाता है कई रूपों में, जैसे B1, B2, B3, B4 नहीं, B5, B6, B7, B8 नहीं, B9, B10, B11 और B12। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी B1, B2, B4, B3, B5, B6, B5, B7, B9, B10, B11 और B12। यानी B1 से विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है B1 से लेकर के B12 तक है। कहां तक? B1 से B12 तक है। ओके, जिसमें हम लोग कौन सा नहीं है? B3 और B जो है 8 आपका नहीं है, हम लोग याद रखेंगे। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि B15 और B17 अर्थात B15 और B17 का भी खोज हुआ है, लेकिन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बेसिकली बी का पढ़ रहे हैं, इसलिए B3 और B8 नहीं पाया जाता है। ओके, अब बात आती है कि सर जिस तरह से सभी विटामिनों का अलग अलग केमिकल नोमेनक्लेचर होता था, केमिकल नाम होता था, तो क्या जो कॉम्प्लेक्स विटामिन अगर बी है तो क्या इसका केमिकल नाम नहीं होता है? तो इसका भी केमिकल नाम होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या, एक ट्रिक हम लोग का होता है, एक ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर लेंगे। क्या क्या ना, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। क्या याद रखेंगे? थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। जैसे छोटे बच्चे जिसको छोरा बोलते हैं, अगर नया नया पैंट शर्ट उसको दे दिया जाए तो खूब नाचने लगता है। बस यही रखना है कि छोरा न्यू पैंट पर बसा, यानी उसका दिमाग बस जाता है न्यू पैंट पर कि मेरा पैंट क्या है? न्यू है। बस छोरा को यही मैंने किया है पे थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। अब क्या है ना, थोड़ा का मतलब यहाँ पे है थाइमीन। थोड़ा का मतलब क्या है? थाइमीन। रा का मतलब है राइबोफ्लोविन। ओके, राइबोफ्लोविन। न्यू से क्या है? नियासिन है। न्यू से क्या हो जाएगा? नियासिन। पैंट का मतलब होता है पैंटोथेनिक एसिड, यानी पैंटोथेनिक अम्ल जिसको बोलेंगे। पर का मतलब क्या है? पायराडॉक्सिन। क्या है? पायराडॉक्सिन। बा का मतलब क्या होता है? बायोटीन। और शा का मतलब होता है ना साइनोकोबालमिन। ये क्या है ना, B1 हो गया, ये B2 है, B3 है, B5 है, ये B6 है,
B7 है और B12 हो गया। अब बात करोगे कि सर B9, B10, B11 की, तो आप बात कर नहीं रहे हो। तो यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि ये ट्रिक में यही B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12 शामिल हो रहा था। दैट्स वाई मैंने बनाया थोड़ा न्यू पॉइंट पर बसा। अब हम लोग अगर बात करें यहाँ पे विटामिन B9, तो विटामिन B9 को ना फोलिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन B9 को फोलिक एसिड कहा जाता है। B11 को हम लोग ना सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। हालांकि जनरली यह कहा जाता है कि B10 पाया नहीं जाता है, लेकिन मैं B10 की यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि जब हम अगली वीडियो में आएंगे ना, ये पूरा बी जो 12 तक है उस पूरा टोटल मैं नहीं बना रहा इस वीडियो में, कुछ हाफ तक ही बनाऊंगा। उसके बाद जब हम B10 की चर्चा करेंगे ना, तब इसके बारे में डिटेल्स हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या इसका नाम है, क्या पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, क्या इसके साथ समस्या है, क्या जटिल जटिल बातें हैं। तो खैर आप लोग यहां तक अभी देखोगे कि B9 को फोलिक एसिड बोलेंगे, B11 को सैलिसिलिक एसिड बोलेंगे। अब आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हो। चलिए, हो गया बिल्कुल। अब मिटाया जाए इसको। दोस्तों अगर ये विटामिन जो बी है कॉम्प्लेक्स होते हुए B1 से अगर B12 तक है, तो B12 तक है तो हम लोग सबसे पहले B1 की चर्चा करेंगे, यानी विटामिन B1 की चर्चा करना है हमको। क्या करना है? विटामिन B1। तो ऐसा नहीं कि B अलग है और B1 अलग है, आप B बोलो या B1 बोलो। तो विटामिन B1 या किसकी चर्चा कर रहे हैं? B की चर्चा कर रहे हैं। तो जिस तरह से सब हर वीडियो में हम लोगों ने जाना कि क्या नाम है, नाम मैंने हम लोगों ने जान लिया ट्रिक के माध्यम से कि अगर इसका B का या B1 का केमिकल नेम आपसे अगर पूछा जाए, रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए, तो क्या बताओगे? थाइमीन। विटामिन B या B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थाइमीन हो जाएगा। ओके, बिल्कुल क्लियर। अब बात आती है कि जिस तरह से सभी विटामिन के सोर्सेस होते हैं आउटर सोर्सेस, उस तरह से विटामिन B या B1 का भी आउटर सोर्सेस होता होगा। तो हाँ, क्या है ना कि सबसे पहले अगर हम बात करें, यह जानवरों के उत्पाद से प्राप्त होता है। जानवरों के उत्पाद से ज्यादा प्राप्त होता है, यानी किसी भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स B1, 2, 3 से लेकर के 5, 6, 7 जो भी हम बात करेंगे, सभी जानवरों के उत्पाद से प्राप्त होता है। अब बात किया जाए जानवरों के उत्पाद, जानवर के उत्पाद से हम लोग क्या मतलब निकालते हैं? जैसे जानवर के उत्पाद करने का मतलब हम लोग दूध यूज करते हैं, मक्खन यूज करते हैं, दही यूज करते हैं, पनीर यूज करते हैं, ये सब जानवर के उत्पाद हैं। ओके, इन सब से हम लोग को क्या मिलता है? विटामिन बी मिलता है। चलिए, विटामिन बी या B1। दूसरी चीज हम लोग बात करें कि यह माल्ट वाले पदार्थों से भी प्राप्त होता है, यानी माल्ट वाले पदार्थ कहने का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, माल्ट यानी माल्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, यानी माल्टोज कार्बोहाइड्रेट जिसमें उपस्थित होता है, उन पदार्थों से भी हम लोग को प्राप्त होता है। तो माल्टोज वाले क्या कौन कौन से हम लोग को प्राप्त होगा पदार्थ? जो अनाज के रूप में हम लोग खाते हैं, जो अनाज के रूप में होता है, रुझांश के रूप में ना, उसी को हम लोग ना, उसी में माल्टोज होता है। तो वो क्या क्या हो जाएगा? जैसे हम लोग यूज करते हैं क्या? गेहूं यूज करते हैं, चावल यूज करते हैं, दाल यूज करते हैं, ये सभी में क्या होता है? माल्ट होता है दोस्तों। चलिए, उसके बाद क्या है? गेहूं, चावल, दाल, और हम याद करें आलमंड यानी बादाम यूज करें तो इसमें भी होता है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करें? मूंगफली, तो मूंगफली में भी होता है। लेकिन यहां से एक चीज याद करेंगे हम लोग कि हम लोगों ने गेहूं, चावल, दाल, बादाम, मूंगफली तो लिख लिया, लेकिन एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गेहूं से ठीक है जो माल्टोज वाला पदार्थ है हम लोग को विटामिन बी, B1 मिलता है, लेकिन अगर गेहूं ना लिख करके ये पूछ दिया जाए कि अंकुरित गेहूं से हम लोग को कौन सा विटामिन मिलता है, नॉट गेहूं, वी आर टॉकिंग अबाउट अंकुरित गेहूं, अंकुरित गेहूं से हम लोग को कौन सा विटामिन मिलता है,
अंकुरित गेहूं कहने का मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने आपको पिछली वीडियो में जब वसा में घुलनशील जो विटामिन था विटामिन ई उसके बारे में पढ़ाया था। गेहूं है तब तो विटामिन बी B1 ठीक है मिल रहा है, लेकिन अब जब यहाँ बात आपको कर दे कि सर अंकुरित गेहूं है तो अंकुरित गेहूं में आप क्या कहोगे, विटामिन ई मिलता है, जैसा कि विटामिन ई वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। विटामिन ई अंकुरित गेहूं से क्या, विटामिन ई। ओके, अगला क्वेश्चन ये आया था, पूछा गया है कि सबसे ज्यादा विटामिन बी किससे प्राप्त होता है, सबसे ज्यादा विटामिन बी, यानी ये आपसे पूछ दिया जाए, क्वेश्चन को इधर पूछ सकता है इससे, इस लैंग्वेज से कि विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन बी या विटामिन B1 का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो सबसे अच्छा स्रोत ना मूंगफली है। क्या है, मूंगफली, यानी मूंगफली से सबसे ज्यादा विटामिन बी या B1 हम लोग को प्राप्त होता है। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं दोस्तों, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल याद होते आ रहा है, क्योंकि हम लोग एकदम टॉपिक वाइज और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब यहां से बात ये आती है कि अब विटामिन बी से कुछ रिलेटेड शब्द आता है कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि जो सब्जी लाते हैं मार्केट से, खेत से, कहीं से भी जो सब्जी लाते हैं, तो पहले क्या करते हैं, जैसे आलू लाए या फिर गोभी लाए या फिर पालक, कुछ भी जो भी सब्जी हम लोग अगर लाते हैं, तो सब्जी लाते हैं तो सब्जी को क्या कर लेते हैं, सब्जी को काट देते हैं, पहले काटने के बाद क्या करते हैं, धोते हैं। तो सब्जी को अगर धो करके काटते हैं तो उसमें से विटामिन नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो उसमें भी हम लोग को विटामिन बी नष्ट होता है। तो यहां पे अगर ये पूछा जाए कि सब्जियों को, ये क्वेश्चन बनाया जाए कि सब्जियों को काटकर धोने से कौन सा विटामिन यानी कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, सब्जियों को काटकर धो लेने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी। ओके, सब्जियों को काटकर धो लेने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन बी। इसलिए दोस्तों आप सभी से ये गुजारिश है, आप रूम में रह करके पढ़ाई कर रहे हो, जो भी बहनें माताएं जो भी हो, अगर सब्जी को धोना है तो बगैर काटे उसको धोएं। अगर आप उसको काट करके धोते हो तो काट करके धोने से क्या होता है कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है, आपको विटामिन बी की पूर्ति नहीं होगी, विटामिन बी की पूर्ति इस स्थिति में आपको नहीं होगी। अब आगे हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग पिछली वीडियो देख रहे थे तो उसमें पढ़ रहे थे एक्सेस हीटिंग के बारे में, हीट सेंसिटिव विटामिन, कि जब ज्यादा हम लोग सब्जी को पका देते हैं, ये तो बगैर धोए काटकर धोने से विटामिन बी नष्ट होता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अगर सब्जी को ज्यादा पकाएं, ये हुआ कि काटकर धोने से नष्ट हो गया, सब्जी ज्यादा पकाने से, सब्जी ऐसे लिखेंगे ना, सब्जी ज्यादा पकाने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो उस स्थिति में विटामिन सी नष्ट होता है। अगर हम लोग सब्जी को ज्यादा पकाएंगे तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, सी नष्ट हो जाएगा। सब्जी को काट कर धोएंगे तो कौन सा विटामिन नष्ट होगा, विटामिन बी नष्ट होगा। ओके, कोई परेशानी नहीं। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर मेरा पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो वीडियो को समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखें, और सीरीज बाय सीरीज यानी सीरियल नंबर में आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है, आपकी आसानी के लिए आप देख सकते हो। ओके, इसीलिए विटामिन सी को मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि एक्सेस हीटिंग विटामिन या हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आप लोग जब खाना बनाते हो, घर में जब खाना बनता है तो क्या होता है ना कि चावल को धो दिया जाता है, चावल को धो करके बनाते हैं। लेकिन अगर चावल को ज्यादा देर तक पानी में छोड़ दिया जाए, चावल को ज्यादा देर तक पानी में छोड़ दिया जाए धोने के लिए, तब कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा, तो भी याद रखेंगे उस स्थिति में विटामिन बी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन कि चावल को धोने से, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया कि चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो चावल को धोने से भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। ओके, क्लियर, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब मिटाया जाए इसको भी। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे क्या, कि अगर विटामिन बी इन सब तरीका से नष्ट होता है तो विटामिन बी या B1 जिसको बोला जाता है कि कमी से तो कई रोग होते होंगे हम लोग को। हाँ भाई, रोग होता है। आप लोग याद किए होंगे भी बड़ी आसानी से कि विटामिन बी की कमी से बेरी होता है।
कौन सी बीमारी होता है? बेरी बेरी होता है। यानी नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट डिफिशियंसी डिजीज इन लैक ऑफ विटामिन B1, यानी कमी से होने वाला रोग। कौन सा रोग होता है विटामिन B1 की कमी से? तो विटामिन बी की कमी से अगर रोग की हम बात करें तो वो होता है बेरी बेरी। कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। बी से ब तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग? बेरी बेरी। यानी यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन बी या B1, या विटामिन बी या B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो आप क्या बताओगे? बेरी बेरी होती है। अब बात करते हैं इसमें क्या कि बेरी बेरी में होता क्या है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सॉरी बेरी बेरी, ये बेरी बेरी में होता क्या है? बेरी बेरी में ना दो कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले जिसमें विटामिन B1 की कमी होगी उसमें क्या होता है ना कि मसल्स जो यानी जो हमारी मांसपेशियां होती है ना, उसमें से संवेदनाएं जो होती है ना न्यूरॉन के द्वारा मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाई जाती है, यानी मस्कुलर पैरालाइसिस हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्या उसी की, मस्कुलर पैरालाइसिस। यानी याद करेंगे हम लोग क्या कि जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है, जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो याद रखेंगे कि जो हम लोग का मांसपेशियां होता है, तो मांसपेशियों में संवेदना, जैसे चोट लगती है, दर्द होता है, कुछ काट लेता है तो संवेदना उत्पन्न होती है। तो जो संवेदना होती है ना वो तंत्रिका कोशिका की जो क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, वो मस्तिष्क तक पहुंचाती है। लेकिन विटामिन B1 की कमी से वो जो होती है न्यूरॉन्स प्रभावित हो जाता है और न्यूरॉन्स पारा जो मसल्स होते हैं ना उसकी संवेदना को मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है, और इस तरह से B1 की कमी के कारण धीरे धीरे पैरालाइसिस क्या होते सॉरी मसल्स क्या होते जाता है? डैमेज होते जाता है। यानी हम लोग इसमें बात करेंगे क्या कि हम लोग का जो मसल्स होता है डैमेज होते जाता है। क्या होता है? डैमेज हो जाता है, जिससे मसल्स की संवेदना मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाती है। अब जब मसल्स डैमेज हो जाता है तो इस बीमारी को ही हम लोग कहते हैं क्या? मसल्स पैरालाइसिस। क्या बोलते हैं? मसल्स पैरालाइसिस या मांसपेशियों का पैरालाइसिस। तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि मसल्स पैरालाइसिस किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो किस विटामिन की कमी के कारण? B1 के कारण होता है। ओके, बिल्कुल। या फिर अब यहां से पूछा जाए कि मसल्स पैरालाइसिस का मतलब क्या है कि नर्वस सिस्टम्स या मस्कुलर सिस्टम हम लोग का प्रभावित हो गया, तब तो इसकी जो संवेदना है मस्तिष्क तक नहीं पहुंच जाती है। तो इसी क्वेश्चंस को दूसरे यानी इतर लैंग्वेज में आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपको कि जो नर्वस सिस्टम है और जो मस्कुलर सिस्टम है, यानी मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों सिस्टम जो है किस विटामिन की कमी से प्रभावित होता है? यानी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम किस विटामिन की कमी से प्रभावित होता है? तो आप क्या लगाओगे? विटामिन B1 से प्रभावित होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात क्या है कि B1 के कारण क्या होता है ना कि बहुत अधिक थकान होता है, बहुत अधिक थकान होता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्वस सिस्टम्स या मस्कुलर सिस्टम जो है किस विटामिन के कमी के कारण प्रभावित होता है, तो याद रखेंगे किसकी कमी के कारण? विटामिन B1। तो इस तरह से क्लियर होता है विटामिन B1। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? विटामिन B2 की बात करेंगे। तो अब इसे मिटा दें, मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट्स पहले ले लें। गर्मी तो बहुत है भैया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? विटामिन B2 की बात करेंगे। विटामिन B2 सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि अगर विटामिन B2 की अगर बात करना है तो विटामिन B2 को विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B2 को विटामिन G भी कहा जाता है। तो यहीं पे क्वेश्चन बन गया कि विटामिन G के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है। पहला क्वेश्चन इसमें कि विटामिन G के नाम से किस विटामिन को जानते हैं, तो विटामिन B2 को जानते हैं। आप इसी को येलो विटामिन भी कह सकते हो। कौन सा विटामिन?
येलो विटामिन। दूसरा क्वेश्चन बना कि येलो विटामिन अर्थात पीला विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो विटामिन B2 को कहा जाता है। ओके ओके, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैंने बताया था कि घाव जो भरने की जो विटामिन होती है, घाव भरता है, बॉन्ड हीलिंग विटामिन किसको याद है, विटामिन सी को। बताया था विटामिन सी के भरता है घाव, वो बताया था शारीरिक घाव, दिल का घाव नहीं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका केमिकल नेम। क्या करेंगे, केमिकल नेम। ट्रिक में अभी अभी हम लोग पढ़ा था कि विटामिन B2 का क्या होगा केमिकल नेम, बताना जरूर कमेंट में भाई। B2 को हम लोग ना राइबोफ्लोविन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, राइबोफ्लोविन लिखते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके सोर्सेज का कि B2 का सोर्सेज क्या है। तो हम लोग विटामिन B2 किससे प्राप्त करते हैं, तो डेयरी प्रोडक्ट। पहले ही इसी विटामिन B1 के वीडियो में हम बताए हैं, अभी बता रहे थे, इसी वीडियो में मैंने शुरुआत में बताया कि विटामिन B जो होता है हम लोग को जानवरों के उत्पाद से प्राप्त होता है। जानवर के उत्पाद करने का मतलब क्या, दूध, मक्खन, घी, पनीर वगैरह वगैरह जो भी है, इन सब चीजों से हम लोग को विटामिन B प्राप्त होता है। तो विटामिन B का ही कॉम्प्लेक्सन है ना विटामिन B2, तो विटामिन B किससे प्राप्त होगा, डेयरी प्रोडक्ट से B2। उसके अलावे हम लोग जो खमीर यूज करते हैं या फिर कलेजी यूज करते हैं, जैसे खस्सी खाते हैं तो खस्सी का कलेजी, मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा का कलेजी, ठीक है ना, इस सब से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन B2 मिल जाता है। ओके, अब हम लोग को बात करना होगा कि अब विटामिन B2 की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, हम लोग को क्या काम है विटामिन B2 का हम लोग का शरीर में। तो चलो हम लोग बात करते हैं कमी से होने वाले रोग। कमी से होने वाले रोग, ये ज्यादा कुछ नहीं है विटामिन B2 के बारे में पढ़ना। पहला क्या है, रेडनेस इन टंग। क्या होता है, रेडनेस इन टंग। टंग का मतलब क्या इंग्लिश में, टंग, हिंदी में क्या, जीभ। तो जीभ में, जीभ लाल हो जाना, यानी जीभ अगर आपका बहुत ज्यादा लाल दिखने लग रहा हो सामान्य से, जीभ ऐसे जनरली गुलाबी कलर का होता है, एक जो कि एक मांसल संरचना है जो हम लोग को स्वाद बताती है। तो यहाँ पे है कि जीभ अगर लाल ज्यादा लग रहा हो, गुलाबी के अलावा लाल आपको ज्यादा लाल लग रहा है, तो इट मीन्स यू हैव टू नो इट दैट देयर इज लैक ऑफ विटामिन B2 इन योर बॉडी। आपके बॉडी में विटामिन B2 की क्या है, कमी है। तो इस तरह से अगर पूछ दिया जाए कि जीभ का ज्यादा लाल दिखना किस विटामिन कमी के कारण होता है, तो क्या, विटामिन B2। दूसरी बात, आपके जो गाल होते हैं ना, गाल, हाँ, गाल के बाहरी और अंदर वाली त्वचा पर दरार पड़ना, यानी गाल जो है बाहरी और अंदर वाली त्वचा पर दरार अगर पड़ रहा है तो वो भी किसके कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण। अब त्वचा पर दरार पड़ने के कारण, लेकिन अब यहां से एक चीज मैं डिटेल्स आपको याद दिलवा देना चाहता हूं, पिछली वीडियो वाली चीज, कि मैंने बताया था कि विटामिन जो त्वचा के लिए अगर बात किया जाए तो विटामिन A भी कारगर है और क्या, विटामिन E भी कारगर है। तो A क्या था ना कि A जो क्या करता ना, त्वचा के एपिथेलियम सतह, जो एपिथेलियम लेयर है, एपिथेलियम सतह को क्या करता है, स्वस्थ रखता है। ई जो क्या है ना, त्वचा पर ग्लो देता है और त्वचा को झुर्रियों से बचाता है। तो इसको हम लोग ब्यूटी विटामिन कहते थे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। और यहां हम लोग अगर बात कर रहे हैं विटामिन B2 की, तो विटामिन B2 क्या है ना, गाल अगर इसकी कमी होती है तो गाल की बाहरी और आंतरिक त्वचा होती है ना, उसमें दरार पड़ जाता है। ओके, आगे हम लोग बात करेंगे क्या, तीसरा, जीभ एवं मुंह में ब्लिस्टर्स होना। अब ये ब्लिस्टर्स क्या है, इंग्लिश में ब्लिस्टर्स, जैसे कभी कभार होता है क्या ना कि हम लोग बोलते हैं कुछ खाते हैं पीते हैं तो बोलते हैं ना कि अरे यार मेरा तो मुंह फर गया। मुंह फरना उसी को ब्लिस्टर्स यानी छाले पड़ना, ब्लिस्टर्स होना यानी को बोल सकते हैं हम लोग क्या, छाले पड़ना। यानी जीभ में, जिसको हम लोग अपनी भाषा में अगर बोले तो कि मुंह फर जाना, जीभ फर जाना, किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो वो विटामिन किस कमी के कारण, विटामिन B2 की कमी के कारण। तो बस विटामिन B2 में इतना ही था, विटामिन B2 में ज्यादा कुछ नहीं है। कोई परेशानी यहां तक समझने में आपको नहीं होगी, कोई परेशानी। यानी एक बार रिकॉल करके देख लिया अगर, तो B2 को क्या कहेंगे हम, जी विटामिन। कैसे याद रखेंगे, बिट्टू जी, बिट्टू जी, किसी का नाम याद हो गया तो क्या बोलते हैं, बिट्टू जी आए हैं। कौन आए हैं, बिट्टू जी। तो B2 को कौन सा विटामिन, जी। और बिट्टू जी
पीले रंग का शर्ट पहने हुए हैं। क्या पहने हुए हैं? बिट्टू जी पीले रंग का शर्ट पहने हैं। तो हम लोग याद क्या कर लेंगे ऐसे, बिट्टू जी पीला शर्ट पहने हुए हैं। यानी B2 को हम लोग विटामिन B2 को कौन सा विटामिन? जी विटामिन कहेंगे, और उसको येलो विटामिन भी अगर कलर में पूछे तो कौन सा कहेंगे? येलो विटामिन कहेंगे। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम बात करेंगे विटामिन B3 का इसी वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट आप लें। मिटा दिया जाए। तो दोस्तों एक बात बताता हूं, क्या एक प्रेमी अपने बेवफा प्रेमिका को कहता है, क्या कहता है? एक प्रेमी अपने बेवफा प्रेमिका को कहता है क्या, ब्रेकअप के बाद कि तेरे याद में हम यूं ही जिया करेंगे। क्या कहता है? तेरे याद में हम यूं ही जिया करेंगे, अगर गम बर्दाश्त नहीं हुआ तो शराब भी पिया करेंगे। तेरे याद में हम यूं ही जिया करेंगे, अगर गम बर्दाश्त नहीं हुआ तो शराब भी पिया करेंगे। इतना ही नहीं, मर जाने के बाद भी यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पे मिस कॉल किया करेंगे। ओके, चलिए आते हैं विटामिन B3 की चर्चा करते हैं। क्या विटामिन B3 की बात होती है। चलिए विटामिन B3, तो सबसे पहले विटामिन B3 का हम लोग क्या जानेंगे? केमिकल नेम, यानी रासायनिक नाम। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो अभी हम लोग ठीक से पढ़ रहे थे, नियासिन। क्या पढ़ रहे थे? नियासिन, या फिर आप इसको निकोटीनिक एसिड भी बोल सकते हैं, या फिर तीसरा जो नाम है वो क्या? पहला नियासिन, दूसरा निकोटीनिक एसिड, और तीसरा जो नाम है निकोटिनिमाइड, ये भी आप बोल सकते हैं। इस तरह से 3 रासायनिक नाम इसका होता है, नियासिन, निकोटीनिक एसिड या निकोटिनिमाइड बोलते हैं हम लोग। चलिए अब इसका हम लोग बात करेंगे सोर्स। काफी गर्मी है ना, पंखा चला दिया जाए? नहीं। अब हम लोग इसकी सोर्स की बात करेंगे ना कि विटामिन B3 किससे किससे प्राप्त होता है हम लोग को। तो विटामिन B3 प्राप्त करने के लिए जैसे हम लोग को प्राप्त होता है मशरूम से। किससे प्राप्त होता है? मशरूम से, दूध से, अंडा से, इन सब चीजों से, फिर नॉनवेज से, इन सब चीजों से हम लोग को क्या प्राप्त होता है? विटामिन B3 प्राप्त होता है। ओके, तीसरी बात यह है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर विटामिन B3 की कमी हो जाए, सब चीज नजर आ रहा है? अगर विटामिन B3 की कमी हो जाए तो क्या होगा हम लोग के शरीर में? विटामिन B3 की अगर कमी हो जाए तो क्या होगा हम लोग के शरीर में? तो सबसे पहले क्या होगा ना कि ये हम लोग को ना त्वचा के इंफेक्शन से बचाता है। त्वचा में इंफेक्शन शुरू होना हो जाएगा। तो पहला चीज क्या है? त्वचा को इन्फेक्शन से बचाता है। विटामिन B3 क्या करता है? त्वचा को इन्फेक्शन से बचाता है। चलिए दूसरी बात है कि इससे D3 या D4, जिसे हम लोग 4D सिंड्रोम बीमारी कहते हैं, वो बीमारी होती है। पहले ऊपर से अगर लिख दिया जाए डायग्राम बनाने के लिए तो बढ़िया होगा। पहले आप उतार लीजिए। चलो कमी से होने वाली रोग की हम चर्चा कर रहे हैं। तो रोग कौन सा होता है? D3 या D4 जिसको बोला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं ना 4D सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? 4D सिंड्रोम। ऐसे पूछा जा सकता है आपको, D3, D4 या 4D सिंड्रोम जो बीमारी है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B3 की कमी से। अब पूछोगे सर ये D3, D4 या 4D सिंड्रोम जो आप लिख रहे हो इसका मतलब क्या है? तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले यानी D4 यानी 4D। क्या कितने D? 4D। वो 4D कौन है? सबसे पहले होता है विटामिन B3 की कमी से डायरिया। सबको आपको पता होगा डायरिया लियातिसा। सबको इसमें क्या होता है? लगातार उल्टियां होती हैं, दस्त होती हैं डायरिया में, जिससे क्या होता है ना कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अंत व्यक्ति की मौत भी हो जाती है इसमें। चलिए दूसरा D क्या बताता है ना? डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस
जिसमें क्या होता है ना, त्वचा खराब हो जाता है। क्या होता है? त्वचा खराब हो जाता है। अभी हम लोग पढ़े इसी में क्या कि ये त्वचा को इन्फेक्शन से बचाता है। तो डर्म अगर नहीं इन्फेक्शन से बचाएगा, B3 की कमी हो जाएगा तो डर्मेटाइटिस। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना पेलाग्रा रोग। यानी पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होती है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होती है। ओके, यानी क्या क्या पढ़े? डायरिया पढ़े, डर्मेटाइटिस। तीसरा जो डी है वो बताता है डायमेंशिया को। क्या बताता है? डायमेंशिया। ये डायमेंशिया क्या होता है? डायमेंशिया में होता है क्या ना कि व्यक्ति कंफ्यूज में रहता है। व्यक्ति कंफ्यूज में रहता है, या फिर ऐसा होता है ना कि वो मंद बुद्धि का हो जाता है। कंफ्यूज में रहता है कि जैसे कोई भी काम है तो ये काम करें या ना करें। अगर सर संस्कार कोचिंग के चैनल पे विटामिन B3 की बात पढ़ा रहे हैं, विटामिन की पार्ट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ें कि ना पढ़ें, एग्जाम दें कि ना दें, मतलब व्हाट एवर द थिंग्स आई हैव टू डू दैट विल बी डन और नॉट, किया जाए या ना किया जाए। आप कंफ्यूजन यानी डिसीजन नहीं ले पाते हो, डिटरमाइंड नहीं रह पाते हो, आप कंफ्यूजन में हो जाते हो, मंद बुद्धि का शिकार हो जाते हो, तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशिया बोलते हैं। चौथा जो होता है ना अल्टीमेटली डेथ। विटामिन B3 की कमी होती है तो आपकी अचानक मौत भी हो सकती है। तो क्या 4D 4D है ना, डायरिया, डर्मेटाइटिस यानी पेलाग्रा रोग इसी को बोलते हैं, डायमेंशिया, और क्या? डेथ, अल्टीमेटली डेथ यानी अचानक मौत। यही 4D सिंड्रोम बीमारी है। एक क्वेश्चन ऐसे भी हम लोग जान सकते हैं अगर विटामिन B3 की एक बात और किया जाए कि तनाव की स्थिति में कौन सा विटामिन का अवशोषण हमारे शरीर द्वारा नहीं होता है। यानी जो कुछ भी आप क्या अभी मैंने बता रहा था, अंडा खा रहे हो, दूध खा रहे हो, मक्खन खा रहे हो, मशरूम खा रहे हो विटामिन B3 के लिए, लेकिन आप तनाव में हो, टेंशन में हो, तो जब टेंशन में होगा तो उसमें जो विटामिन B3 जो है आप अगर खा रहे हो तो आपका शरीर जो है ना उसको अवशोषण नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में कि तनाव की स्थिति में हमारे शरीर में किस विटामिन का अवशोषण नहीं हो पाता है। याद रखेंगे, तनाव की स्थिति में B3 का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं हो पाता है। ओके, B3 का अवशोषण हमारे शरीर में नहीं होगा। तो आप अगर तनाव में होगे तो क्या होगा? अचानक मौत होगा, B3 बनेगा नहीं, B3 नहीं बनेगा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि B3 की कमी से अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, अचानक मौत हो जाती है। तनाव में यही कारण है कि ज्यादा तनाव में, टेंशन, क्रोध, गुस्सा में आदमी क्या हो जाता है? जान दे देता है, सुसाइड कर लेता है, जहर खा लेता है। अब कभी ऐसा नहीं करना, क्योंकि हर किसी समस्या का, जितना भी दुनिया में समस्या है उसका समाधान जरूरी है, और मौत किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आप मौत को अगर गले लगा लेते हो तो समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इसका मतलब ये बताता है कि आप जिंदगी से हार गए, आपकी जो समस्या थी उससे हार गए। आप एक जिसको बोला जाए कि कौन सा व्यक्ति हो, जिसको कमजोर व्यक्ति आपको बोला जाएगा, बुज़दिल व्यक्ति आपको बोला जाएगा। तो इस तरह से क्लियर हो गया विटामिन B3। इस वीडियो में विटामिन B3 तक की हम चर्चा करेंगे। आगे जब आएंगे हम लोग तो विटामिन B5, B6 और B7 का अगले पार्ट में चर्चा करेंगे। B5, B6 और B7 का चर्चा करेंगे। उसके बाद B9, 10, 11, 12 का लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेंगे। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूं इस वीडियो में भी कि जब पूरा विटामिन का वीडियो समाप्त हो जाएगा तब हम एक वीडियो ऐसा लेकर के आएंगे जिसमें पूरे एग्जाम्स में विटामिन से जो क्वेश्चंस पूछे गए हों अब तक, उन सभी का सेट मैं बनाऊंगा और वो आप लोग से पूछेंगे। मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, सिर्फ क्वेश्चन का होगा, इस तरफ से थ्योरेटिकल उसमें नहीं बताया जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।